21वीं सदी का सबसे पहला फांसी। जिस अपराधी को निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने फांसी की सजा सुनाई थी। यहाँ तक राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया था। जब उसे फांसी लगने वाली थी तो उस समय वह कहता है, वकील के डेके बोलेছি সকলে বলেছি কিন্তু আমার উপরে চক্রান্ত হচ্ছে। मेरी फांसी लगने के बाद यह केस चलता रहेगा और इसके असली खूनी को सजा मिलेगी या यह केस बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तो निर्दोष हूँ। मैं गरीब था, इस कारण से इस केस को मैं अच्छी तरह से नहीं लड़ पाया। वहाँ पर उपस्थित अफसरों ने उसे कहा, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हें फांसी देना है। इसके बाद उसे 14 अगस्त 2004 को सुबह 4 बजे उसे फांसी दे दिया गया। इसके बाद क्या वह सही बोल रहा था, क्या वह निर्दोष था, इस बात को पता लगाने के लिए इस केस के फैक्ट को फिर से छानबीन किया गया। केस के फैक्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि एक निर्दोष को फांसी दे दिया गया है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए रैलियां निकलने लगी, सड़कों पे लोग निकल गए। आज हम लोग इस कहानी को सुनकर जानेंगे कि कौन था वह अपराधी, किस जुर्म में उसे सजा मिली, आखिर फिर कौन से फैक्ट को देख के सभी को लगने लगा कि शायद वह निर्दोष था जिसे फांसी लगी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग धनंजय चटर्जी केस या इसे हेनन पारेख केस भी कहा जाता है। यह कहानी 1990 की कोलकाता में एक जगह था, भवानीपुर, जहां आनंद अपार्टमेंट नाम का एक बिल्डिंग था। उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 4 मेंबर थे, नागरदास पारेख, यशोमती पारेख और उनके 2 बच्चे, बेटा भावेश पारेख और बेटी हेतल पारेख। वो लोग गुजरात के रहने वाले थे। इनका कोलकाता में ही एक ज्वेलरी का शॉप था। इनकी बेटी हेनन पारेख 10th क्लास में बो बाजार के एक स्कूल में पढ़ती थी, जो कोलकाता का ही एक इलाका है। इसी बिल्डिंग में जहां ये लोग रहते थे, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम धनंजय चटर्जी था। वह कुलदीही के रहने वाला था और वह नौकरी के तलाश में कोलकाता 1987 में आया था। वहां आनंद अपार्टमेंट में उसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई। साल 1990 में हेनन पारेख का स्कूल का एग्जाम चल रहा था। वह सुबह 7 बजे एग्जाम देने जाती थी और वापस दोपहर 1 बजे के आसपास आती थी। 1 या 2 मार्च को जब वह एग्जाम देके घर आती है तो माँ को वह कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे है वह मुझ पे खराब कमेंट करता है और गंदी निगाहों से देखता है। उसकी माँ इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है। फिर 3 मार्च को जब वह एग्जाम देके आ रही थी तो वह फिर अपनी माँ को कहती है कि आज फिर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गंदी निगाहों से देखा और कहने लगा कि चलो कभी सिनेमा देख के आते हैं। तो उसकी माँ यशोदा पारेख ने अपने पति को कहा, तो उसके पति ने सारे सोसाइटी मेंबर को बुलाकर सिक्योरिटी गार्ड की कंप्लेन की। सिक्योरिटी गार्ड जिस कंपनी के द्वारा बहाल था, उस कंपनी ने उसका ट्रांसफर करके किसी और बिल्डिंग में उसे लगा दिया गया। लेकिन फिर धनंजय 5 मार्च को ड्यूटी देने आ जाता है। ड्यूटी के समय 6 बजे से 2 बजे तक रहता है। हेनन पारेख के पिता और भाई दोनों सुबह दुकान के लिए निकल गए। हेनन पारेख खुद एग्जाम देने के लिए स्कूल में चले गए। घर पे उसकी सिर्फ माँ अकेले रह गई। फिर वह 1 बजे के आसपास हेनन पारेख अपने घर आती है। घर आने के बाद जब शाम होता है तो शाम को 5 बजे के आसपास उसकी माँ पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। हेतल पारेख वह अपने घर में अब अकेली हो जाती है। उसी समय धनंजय एक दूसरे गार्ड को कहता है कि उसे 3रे फ्लोर पर जाके कॉल करनी है। दूसरे गार्ड ने पूछा किसे कॉल करनी है, तो धनंजय ने बोला कंपनी को कॉल करनी है। इसके बाद वह 3rd फ्लोर पर चल जाता है। इसके कुछ देर बाद कंपनी का एक आदमी आता है और दूसरे गार्ड से पूछता है, नया गार्ड आज आया है ड्यूटी पर क्या? तो दूसरा गार्ड बोलता है वह तो नहीं आया है, लेकिन धनंजय आया है। फिर पूछता है धनंजय कहाँ है? वह तो 3rd फ्लोर पे एक कॉल करने गया है, तो उसे तुरंत बुलाओ। फिर दूसरे गार्ड उसे आवाज लगाता है तो 3rd
फ्लोर के बालकनी से धनंजय झांककर बोलता है, मैं आ रहा हूँ। फिर वह नीचे आ जाता है। उसके कुछ ही देर बाद हेतल पारेख की माँ घर आती है। जब वो अपने घर पे जाती है तो लिफ्टमैन कहता है कि अभी अभी धनंजय आपके फ्लैट पे गया था। वह थोड़ा घबरा जाती है और फिर तुरंत अपने घर के पास जाके दरवाजा खोलाती है, लेकिन वह दरवाजा अंदर से बंद था, खुल नहीं रहा था। उसकी माँ ने पूरी कोशिश की दरवाजा खोलने की, तभी भी नहीं खुल रहे थी। फिर वह अपने पड़ोसी को आवाज लगाती है तो वहाँ पे कुछ लोग जमा हो जाते हैं। फिर वो लोग मिलकर दरवाजा को तोड़ देते हैं। तोड़कर जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले उसकी माँ अंदर जाती है तो वह देखती है कि पूरा रूम पे खून खून है और हेतल पारेख लेटी हुई है और लथपथ होकर पड़ी हुई है और उस पे काफी चोट के निशान थे और उसका कपड़ा भी फटा हुआ था। यह देखते ही उसकी माँ फुट फुट के रोने लगती है। इसके बाद हेतल पारेख को सभी लोग मिलकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी उनके पड़ोसी में से एक डॉक्टर रहता है। वह हेतल पारेख के हाथ का नस चेक करता। चेक करने के बाद वह मृत्यु घोषित कर देता है। उसके बाद हेतल पारेख के पिता और भाई को बुलाया जाता है। फिर उसके करीब 3 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस उस बिल्डिंग में आती है और हेतल पारेख के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पुलिस जब थोड़ी पूछताछ करती है तो से पता चलता है कि शायद यह धनंजय ने ही किया होगा। इसके बाद धनंजय को खोजा जाता है तो 7 दिन तक वह पुलिस के हाथ में नहीं आता है। फिर 12 मार्च को वह अपने गांव में जाकर मिलता है और वहां उसका कपड़ा भी मिलता है जो वह 5 तारीख को मर्डर के दिन पहना हुआ था और एक घड़ी भी उसके घर से मिलती है जो हेतल पारेख के घर से चोरी हो गई थी। जब धनंजय से थोड़ी सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो वह बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। तो फिर पुलिस बोलती है तो फिर तू 7 दिन से कोलकाता से क्यों भागा हुआ था? तो वह बोलता है कि 5 मार्च को ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं अपने गांव आ गया था क्योंकि मेरे छोटे भाई का उस दिन जनेऊ था। धनंजय पर हत्या, बलात्कार और चोरी का आरोप लगाया जाता है। पुलिस को जो भी सबूत और गवाहों मिले वह सिर्फ डायरेक्ट गवाह नहीं थे, किसी ने उसे खून करते हुए नहीं देखा। अब अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। गवाह आते हैं और उसके खिलाफ गवाही देते हैं। ये सारे गवाह गवाही यही देते हैं कि हत्या धनंजय ने ही किया है और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट गवाह के अनुसार ही बनाया था। धनंजय बार बार कहता रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर इसकी नहीं सुनी गई क्योंकि सारे गवाह सबूत सभी इसके खिलाफ थे, जिससे कोर्ट को लग रहा था कि धनंजय ने ही सारा कांड किया है। अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे गवाहों और सबूतों को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुना देती है। फिर इसके बाद धनंजय इस केस को हाई कोर्ट में ले जाता है, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है। सारे जगह इसे फांसी की सजा ही सुनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून 2004 को फांसी देने की सजा सुनाती है, लेकिन 25 जून को उसे फांसी नहीं दिया जाता है क्योंकि उसने 24 जून को ही राष्ट्रपति के पास मर्सी पार्टीशन भेज दिया था। तो इस कारण से उसकी 25 जून की फांसी रुक गई थी। इसके बाद पूरे कोलकाता, पूरे देश में लोग धरने पे बैठ गए धनंजय को फांसी दिलाने के लिए। उस वक्त के पश्चिम बंगाल सीएम की पत्नी भी उसे फांसी दिलाने के लिए धरने पे बैठ गई थी। फिर उसके बाद उसका मर्सी पिटीशन उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रिजेक्ट कर दी। इसके बाद 14 अगस्त 2004 को सुबह में लगभग 4:30 बजे धनंजय को फांसी पे लटका दिया जाता है, लेकिन लटकने से पहले वो यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। जब यह सारी बात मीडिया में आती है लोगों को थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि शायद धनंजय निर्दोष तो नहीं था। इसी बात को पता लगाने के लिए ISI के 2 रिटायर्ड कर्मचारी देवसी सेन गुप्ता, प्रबल चौधरी ने इस केस को फिर से जांचने की कोशिश की और उन्होंने 2015 में जाके एक रिपोर्ट तैयार की और जनता के सामने रख दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि इस केस में बहुत सारी खामियां थी, जैसे लिफ्टमैन पुलिस को गवाही दी थी 5:20 में उसको 3rd फ्लोर पर जाते हुए देखा, लेकिन जैसे जैसे अदालत में सुनवाई चल रही थी उसका गवाही बदलने लगा और बोला धनंजय को मैं ऊपर जाते हुए नहीं देखा बल्कि उसे 3rd फ्लोर से नीचे आते हुए देखा। हेमंत के घर वाले ने दावा किया था कि धनंजय हत्या के
दिन एक घड़ी चुराया था। वह घड़ी पुलिस ने उसके घर से बरामद की थी, पर क्या वह वही घड़ी थी जो हेनंद के घर से गायब हुई थी? यह पता लगाना बहुत आसान था अगर पुलिस ने घड़ी का सीरियल नंबर को उस दुकान के पास जाकर जांच कराती जहां से हेनंद के घर पर का घड़ी लिया गया था। और यह भी सवाल उठाया गया कि हेनंद के घर पे और कई कीमती सामान थे, लेकिन धनंजय सिर्फ वह घड़ी ही क्यों चुराया? एक और सवाल थी कि पोस्टमार्टम के समय हेतल के शरीर पर चाकू के कुल 21 निशान थे, पर पुलिस ने न कभी चाकू खोजा और न ही उसे अदालत में पेश किया। उस शाम हेतल को जिसने भी देखा वह हेतल का पूरा शरीर लहूलुहान था, फर्श पर खून ही खून पड़े थे। पर उसी दिन धनंजय को देखने वाला लिफ्टमैन गार्ड वह कंपनी से आया हुआ बंदा में से किसी ने ये नहीं कहा कि धनंजय के शर्ट पर खून लगे थे, और पुलिस को जो शर्ट धनंजय के घर पर मिली थी उस पर भी खून के एक धब्बा भी नहीं लगा हुआ था। और फोरेंसिक जांच में कोई हेतल के कपड़े से धनंजय का फिंगरप्रिंट, नाखून का कोई भी निशान नहीं मिला था। तो यह कैसे संभव है कि घर में पूरी तरह से खून फैला हुआ है? मर्डर करने वाला के शर्ट पर एक कतरा भी नहीं लगा हुआ, और यह भी नहीं कह सकते हैं कि धनंजय ने मर्डर करते समय दूसरा कपड़ा पहन लिया होगा, क्योंकि गवाहों के मुताबिक धनंजय जो कपड़ा पहन के गया था उसी कपड़ा में वह नीचे आता है। पूरे घर में और हेतल के शरीर पर धनंजय का कोई फिंगरप्रिंट या कोई कुछ धनंजय का निशान नहीं मिलता है। पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाया था उस पर भी हेतल के परिवार का सिग्नेचर नहीं होके बल्कि उस बिल्डिंग में जो चाय देने आता था उसका सिग्नेचर था। उस बिल्डिंग के दूसरे गार्ड ने कंपनी का आदमी आने पर धनंजय को आवाज लगाता है तो वह धनंजय नीचे की ओर झांकता है। वो भी आगे चलकर पता चलता है कि वहां से कोई नहीं नीचे की तरफ झांक सकता है, क्योंकि बालकनी में लोहे का जाली लगा हुआ। तो इससे यह पता चलता है कि दूसरे गार्ड की जो गवाही थी वो फर्जी थी। पूछताछ में यह भी पता चलता है कि दूसरे गार्ड और धनंजय में पहले से किसी बात से लड़ाई चल रही थी। तो हो सकता है कि दूसरे गार्ड ने मौका का फायदा उठाते हुए गलत गवाही दे दी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया हेतल मरने से पहले हाथापाई की थी, इसी कारण हेतल के नाखून से टिश्यू और बाल के टुकड़े मिले, लेकिन उस टिश्यू और बाल को धनंजय के शरीर से डीएनए के द्वारा मिलाया नहीं गया। हेतल की मां ने कहा था कि जब वह पूजा करके अपने घर पर गई थी तो दरवाजा अंदर की तरफ बंद था। तो आखिर अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? हेतल तो खुद बंद नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी हत्या हो गई। और यह एक और सवाल उठाया जाता है कि हेतल के मरने के बाद 1 घंटे में उसके पिता और भाई आ जाते हैं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म 3 घंटे बाद की जाती है। तो 3 घंटे तक क्या हो रही थी वहाँ पे? और कोर्ट में भी जब उसकी माँ को गवाही देने के लिए बुलाया जाता था तो वह नहीं आती थी, और कुछ ही समय बाद उसका पूरा परिवार अपना जमाया कोलकाता में बिजनेस को छोड़कर फिर से गुजरात में जाके शिफ्ट हो जाती है। हो सकता है धनंजय ने ही ये सब किया होगा, पर यह सारे फैक्ट को ऊपरी अदालत निचली अदालत में क्यों नजरअंदाज किया गया? यही वजह थी कि रिपोर्ट में ऑनर किलिंग का आशंका जताया गया और कभी इस नजरिए से इसे नहीं जांचा गया। इस रिपोर्ट के सामने आने पर इस केस को फिर से खोलने की मांग उठने लगी। धनंजय को न्याय दिलाने के लिए ये बात होने लगी, पर इस केस को फिर से नहीं खोला गया और मांग करने वाले लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया गया। आज की कहानी यही थी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।